सुखी चहल की हत्या से ठीक एक दिन पहले उनका मुझे फ़ोन आया था। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया जब उनकी हत्या हुई। फिर वो आदमी हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर्स को कहता है कि ईसीजी करके कि तुम घर जाओ, आराम करो। और घर पहुँचने के बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है। यानी कि एक इंसान जिसकी हालत पहले से खराब थी, जो पहले से ही अनवेल था, जो पहले बीमार आया ही आपके यहाँ हॉस्पिटल में है, आप उसको ठीक किए बिना आप उसको घर भेज रहे हो। तो अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ा फाउल प्ले है। हमारा एक बंदा गया है तो हम आपका एक बंदा लेके जाएंगे। आप एक खालिस्तानी मारोगे तो हम आपका एक एंटी खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट होगा हम उसको मारेंगे। जहाँ पे गुरुओं की गर्दन काटी गई हो, जिस इंसान ने काटी, उसके नाम पे सड़कें और शहर क्यों होने चाहिए? बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को गलत भी टारगेट कर रहे हैं। ये यार चाइना के ऊपर नहीं लगा रहा है, तुम्हारे ऊपर क्यों लगा रहा है? इंडिया फ्रंट फुट पे जाएगा और इंडिया फ्रंट फुट पे जाकर के फिर अमेरिका से उसी तरीके से डील करेगा जिस तरीके से चाइना ने डील किया था। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो कि विदेशों में रहते हैं, जो NRIs हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। 2-3 इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला तो बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया जो टैरिफ वॉर जो शुरू हुई है, वो टैरिफ वॉर के बारे में आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स दूंगा। जो हमारी बातचीत हुई है, कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है कॉमर्स मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो वो आपको डिटेल्स में दूंगा। और दूसरा बात करेंगे जो एयरफोर्स चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ ने जो कल स्टेटमेंट दिया बेंगलोर में, और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मारा, बहुत मारा और इतना मारा कि चीखें आज तक निकल रही हैं। और उन्होंने एक्सक्लूसिव डिटेल्स दी। उन्होंने बताया कि हमने उनके कितने जहाज़ गिराए, उसके पीछे का रीज़न क्या था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये इतने लेट क्यों बोले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आज इंडियन आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी उसी बात को दोहराया और उन्होंने एक दूसरा पर्सपेक्टिव उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के दिया। वो क्या क्या था, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। और तीसरा एक इशू पे बात करेंगे, वो है सुखी चहल, जिनकी हत्या खालिस्तानियों द्वारा अमेरिकन डीप स्टेट के साथ, और जो वेस्टर्न डीप स्टेट कह लें, कैनेडियन और अमेरिकन ने मिल करके, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं CSIS और CIA ने, उनकी मर्जी से जो खालिस्तानियों ने सुखी चहल की हत्या की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सुखी चहल से ही बात शुरू कर लेते हैं। ये खबर सबसे पहले मैंने ही दी थी और आपको पता होगा कि मैंने फिर उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज मैं चाहता था कि सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएं तभी मैं इसके ऊपर कोई बात करूं। और सुखी चहल की हत्या से ठीक एक दिन पहले उनका मुझे फ़ोन आया था। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया जब उनकी हत्या हुई, और जब मैंने उसके बारे में ट्वीट किया और मैंने उसको डिटेल दी कि एक दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। सुखी चहल को यूट्यूब या सोशल मीडिया के डोमेन में डिफेंसिव ऑफेंस ही लेके आया था, और सुखी चहल और मेरी दोस्ती उससे कहीं पुरानी है। वो एंटी खालिस्तान एक्टिविस्ट थे, तो हमारी मुलाकात होती रहती थी। और वो इंडिया जब भी आते थे, दिल्ली स्पेशली जब वो दिल्ली आते थे, तो वो ज़्यादातर मेरे ही घर पे रुकते थे, मेरे यहाँ ही रहते थे। और उनका प्रवास कई कई बार तो कई हफ्तों का भी होता था, तो हमने बहुत सारा समय एक साथ गुजारा हुआ है। आपने यूट्यूब के ऊपर डिफेंसिव ऑफेंस के हमारे चैनल के ऊपर आपने सुखी चहल के बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हुए हैं। सुखी चहल की जो हत्या हुई है इसके बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं मैं कि मेरा और सुखी चहल का रिलेशन क्या था, कैसा था। सुखी चहल चूंकि एक राष्ट्रवादी, एक नेशनलिस्ट आदमी थे और वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हेट करते थे, तो वो हमेशा से ही खालिस्तानियों के निशाने पे थे। और वो समय समय पे हमारे पॉडकास्ट में भी, हमारे साथ में इंटरव्यूज में भी, बातचीत में भी अक्सर वो इस चीज़ का जिक्र किया करते थे कि भाई हम तो जान हथेली पे लेके चल रहे हैं और कभी भी वो टारगेट करेंगे। और बोले कि यार देश के लिए और अपने पंथ के लिए, इस देश की अखंडता और एकता के लिए अगर वो कॉस्ट भी देनी पड़ी तो हम देंगे। और वो मुझे भी अक्सर कहा करते थे कि पाजी आप ना थोड़ा सिक्योर रहा करो, सेफ रहा करो, बिकॉज मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली चीज़ों को लेता, टारगेट करता हूँ, या इनडायरेक्टली मैं बात करता हूँ। आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हो इनके साथ। और जाहिर सी बात है, मुझे बहुत सारे डेथ थ्रेट्स जो है व्हाट्सएप के ऊपर और इधर उधर वो आते रहते थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा, मेरा नेचर नहीं है कि अगर मुझे कोई डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं तो मैं उसका ऑडियो क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दूँ। वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं लगता और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आज भी नहीं पसंद है। और मैं आज भी वो चीज़ें नहीं डालता हूँ, क्योंकि आपको तो फिर इस हिसाब से, अगर आप इस फील्ड में आए हैं और आपको इससे प्रॉब्लम है कि यार आपको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं और आप डेली आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि ये देखें मेरा, ये मेरे को आज यहाँ से धमकी आई, आज देखिए यहाँ से धमकी आई, तो फिर आप इस फील्ड में आए क्यों हैं? फिर आपको आना ही नहीं चाहिए। तो मैं उस माइंडसेट का आदमी था। तो उन्होंने मुझे ये बोला
कि पाजी देखो, बात ये है कि साहसी होना अच्छी चीज़ है, दुस्साहसी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही सेड। एंड मैंने कहा यार दुस्साहस की बात नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर मैं चलता हूँ। तो खैर, जब मैंने आपको बताया रिसेंटली अपने वीडियो में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका एक फ़ोन आया मुझे उनकी हत्या से 1 दिन पहले, तो वो मुझसे हाल-चाल पूछ रहे थे कि पाजी क्या मतलब कैसे हो? क्या हाल-चाल है? तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमने बहुत समय साथ में गुज़ारा, तो हँसी-मज़ाक हमारा चलता रहता था। तो उन्होंने मज़ाक में मेरे से बोला, पाजी मैं आपको तो इसलिए फ़ोन किया है कि मैंने कहा कहीं मर-मरा गए तुम, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज़ हमारे जैसे लोगों का तो जीना और मरना दोनों ही नहीं पता चलता। ये उनका वर्ड था उनकी हत्या से 1 दिन पहले। तो जब मैंने ट्वीट भी किया था, तो मैंने यही चीज़ लिखी कि आयरनी कहूँ या ज़िंदगी का एक बहुत भद्दा मज़ाक कहूँ कि 24 घंटे पहले वो इंसान मेरे से ये बात कह रहा था और 24 घंटे बाद वो खुद दुनिया में नहीं रहा। मुझे उस चीज़ का दुःख भी बहुत है और अब उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में। लेकिन ये हुआ क्या? कैसे हुआ? उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कल मैं जा रहा हूँ लंच पे, सैन फ्रांसिस्को में एक गुरुद्वारा है, वहाँ का एक प्रेसिडेंट है, नछत्तर सिंह निज्जर, इफ़ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, उनके यहाँ लंच है, वहाँ मुझे जाना है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार गुरुद्वारे तो वहाँ पे ज़्यादातर वैसे भी सब खालिस्तानियों के कब्ज़े में हैं। तो मैंने उनको मना भी किया इस चीज़ के लिए, मैंने कहा कि यार देख लो, मना क्या कर सकता हूँ, मैंने एडवाइस किया कि गुरुद्वारे चूँकि खालिस्तानियों के हाथ में है और आप वहाँ पे जाओगे उनके प्रेसिडेंट्स के साथ, इनके साथ आप वहाँ बैठोगे, उनके साथ खाना खाओगे, तो आई मीन यू नेवर नो। ही सेड कि यार देखो ऐसे तो देखोगे तो कनाडा, अमेरिका, लंदन ये सब सारे के सारे गुरुद्वारे जो है वो इन्हीं के हाथ में है। आखिर फिर इसका मतलब है तो फिर मैं गुरुद्वारा छोड़ दूँ। और दूसरी बात ये कि आखिर ये जब साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, तभी तो कोई बात आगे बढ़ेगी ना, तभी तो हम किसी न किसी कॉमन ग्राउंड पे आएँगे। तो अगर हम बैठेंगे ही नहीं, अगर हम बात ही नहीं करेंगे, तो आखिर चीज़ें आगे चलेंगी कैसे? आर्गुमेंट अपनी जगह पे सही था। ही वेंट, वहाँ पे वो लंच किया उन्होंने और लंच करके निकले और थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, तो वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उनका डॉक्टर ने उनका ईसीजी वगैरह किया और करके उनको बोला कि आप घर जाओ, आप आराम करो। वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद थोड़ी देर 1 घंटे बाद उनकी तबीयत और बिगड़ी शाम होते-होते। जो उनकी वाइफ़ हैं, उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई, वो एम्बुलेंस में उनको डाला गया और फिर वो हॉस्पिटल जा रहे थे और हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनका हार्ट फ़ेल हो गया। यानी एक इंसान, कहते हैं ना कि अगर इंसान ज़िंदा हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुँच जाए, तो उसको कुछ नहीं हो सकता, फिर वो बच जाएगा। अगर आप ज़िंदा नहीं पहुँचे और अमेरिका में जहाँ पे हेल्थ केयर की इतनी बड़े-बड़े दावे हैं, हेल्थ केयर जो कि ज़ाहिर-सी बात है इंडिया से तो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से बहुत बेटर है हेल्थ केयर वहाँ पे। वहाँ पे वो आदमी हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर्स को कहता है कि ईसीजी करके कि तुम घर जाओ, आराम करो। और घर पहुँचने के बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है। यानी कि एक इंसान जिसकी हालत पहले से खराब थी, जो पहले से ही अनवेल था, जो पहले बीमार आया ही आपके यहाँ हॉस्पिटल में है, आप उसको ठीक किए बिना आप उसको घर भेज रहे हो। तो अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत बड़ा फाउल प्ले है। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले एम्बुलेंस में भी अगर आप पहुँच गए हैं, अगर शाम को एम्बुलेंस आ गई थी और वो ज़िंदा एम्बुलेंस में चले गए, तो आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे इंसान को डाल करके आप उसको हॉस्पिटल में जब तक वो आईसीयू में या किसी भी वार्ड में, जहाँ भी उसको जाने की ज़रूरत है, वहाँ नहीं पहुँचता, आप उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख करके आप उसको ज़िंदा रखते हो, लेकिन उनको वो नहीं रखा गया। आपको दिखता है कि ये सारा फाउल प्ले है। आप देखिए कि जब से निज्जर की हत्या हुई है, जो कि एक आतंकवादी था, उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपने देखी हैं AK-47 के साथ और लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है वो, वहाँ पे उसकी वीडियोज़ आपने देखी हुई हैं। निज्जर की जब हत्या हुई कनाडा के अंदर जो और इंडिया में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं में वो संलिप्त था, वो बहुत सारे शिवसेना के और बीजेपी के, संघ के जो कार्यकर्ता थे, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनकी हत्याएँ करवाता था, मंदिर के पुजारियों को गोली टारगेटेड किलिंग में गोली मरवाता था वो। जब उसकी हत्या हुई वहाँ पे, तो उसके बाद से सीएसआईएस ने और सीआईए ने, आपको याद होगा कि इंडिया के एनएसए से लेकर के इंडिया के तब के आरएनएडब्ल्यू के चीफ, इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी करना, इनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्रियां बनवाना, इनके खिलाफ इंटरव्यूज देना, इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो एबीसी न्यूज़ है या सीबीसी न्यूज़ जो कनाडा में है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री, अल जजीरा से डॉक्यूमेंट्री बनवाई। ये पूरा का पूरा माहौल बनाया उन्होंने और लगभग 1.5-2 साल तक जस्टिन ट्रूडो, मतलब इंडिया कनाडा के रिलेशंस उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिए एक आतंकवादी, एक निज्जर के ऊपर कि ये हमारा आदमी था, हमारी एजेंसी का आदमी था, हमारी डीप स्टेट का आदमी था और अगर ये मरा है तो हम इंडिया को चैन से जीने नहीं देंगे, चाहे भले ही 2 देशों के संबंध खराब हो जाएं।
ये होता है अपने किसी भी एसेट के साथ, अपने किसी भी इंसान के साथ खड़े होना। सुखी चहल के साथ क्या हुआ? सुखी चहल मरे, मैंने ट्वीट किया तो लोगों को पता चला ही इज नो मोर। वही बात जो सुखी चहल ने एक दिन पहले मुझसे कही थी मजाक करते हुए, मर गए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी। मैंने ट्वीट करा, फिर उसके बाद मैंने कुछ मीडिया में दोस्त थे क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम चैनल्स पे जाता रहता हूँ, मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये खबर तो चला दो, कम से कम उस इंसान को तुम लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल पे बिठा एज अ पैनलिस्ट बिठा बिठा करके व्यूज़ लिए हैं, दर्जनों सैकड़ों प्रोग्राम्स किए हैं। मैंने कहा यार एक न्यूज़ तो चला दो कम से कम मेन स्ट्रीम में। तो मेन स्ट्रीम में जब एक दो चैनल्स ने चलाया तो बाकी ने भी, ऐसा ही होता है, अगर एक दो चैनल चला दें तो बाकी चैनल्स पिक कर लेते हैं, तो वो खबरें चलनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार दिस इज एटलीस्ट दिस इज व्हाट यू ओ दैट पर्सन, कम से कम इतना तो कर दो। ये उन्होंने स्कोर सेटल किया है बेसिकली। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो अमेरिकन और कैनेडियन डीप स्टेट है, उन्होंने जो स्कोर कि भाई हमारा एक बंदा गया है तो हम आपका एक बंदा लेके जाएंगे, आप एक खालिस्तानी मारोगे तो हम आपका एक एंटी खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट होगा हम उसको मारेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव डन, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद मैंने ट्वीट किया, आपने देखा होगा अमरजीत सिंह जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, इंडिया के काउंसल जनरल भी थे हेरात में, अफगानिस्तान में, लंदन में थे, कनाडा में पोस्टेड थे। कैनेडियन जो सरकारी जो न्यूज़ चैनल है सीबीसी, कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, उसने नाम लेकर के अखबार में तो अपनी छापा ही, उन्होंने मतलब प्रिंट में तो छापा ही अमरजीत सिंह के खिलाफ और अमरजीत और सुखी लोगों के खिलाफ। अमरजीत सिंह का तो नाम लेकर के, और पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि उनका सबका जो है गैंग लीडर है पूरे खालिस्तानियों का वहां पे नॉर्थ अमेरिका में, उसने खुद बैठ करके वहां पे बोला कि अमरजीत सिंह वो इंसान है जिसने सारा स्पाई नेटवर्क RNAW का, रॉ का सारा स्पाई नेटवर्क बनाया है पूरे कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर। इसने ही सारा ग्राउंड वर्क करके दिया है एजेंसी को कि भाई तुम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पन्नू ने सीबीसी न्यूज के ऊपर, कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के न्यूज चैनल पे बैठ करके उसने इंटरव्यू दिया हुआ है नाम लेकर के। तो मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा कि होम मिनिस्ट्री से और सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सुखी चहल को तो आप नहीं बचा सकते थे क्योंकि वो आपके यहाँ नहीं रहता था। मैंने कहा यार अमरजीत सिंह तो आपके यहाँ रहता है, ठीक है, उसका नाम पन्नू जैसे लोग न्यूज़ चैनल्स पे ले रहे हैं, वहाँ के जो सरकारी चैनल्स हैं, अखबार है, वो उसका नाम छाप रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली ये नाम लेना और इसका नाम प्रिंट करना, ये क्या होता है? ये बेसिकली आपकी पीठ के ऊपर वो जो टारगेट का निशान होता है ना, आपने देखा होगा जब कभी आप शूटिंग करने जाते हैं तो एक टारगेट का निशान होता है, वो आपकी पीठ के ऊपर वो टारगेट का निशान लगा रहे होते हैं। वो खुद नहीं आपको मारेंगे, वो खुद नहीं वो गोली मारने की जरूरत है, वो बता रहे होते हैं कि ये अमरजीत सिंह नाम का आदमी है, ये इनका आदमी है और ये जिम्मेदार है निज्जर के मरने के लिए भी, ये जिम्मेदार है यहाँ पे स्पाई नेटवर्क बनाने के लिए, ये जिम्मेदार है खालिस्तानियों की टारगेटिंग के लिए। आपने ये सब बोल करके उसकी पीठ पे टारगेट लगा दिया। वेट करना है कि कोई सरफरा जो इंडिया में अगर रहने वाला है या इंडिया में रहता है या कोई वहां पे भी रहने वाला, उसको कोई जानने वाला अगर यहाँ पे इंडिया में है तो वो उसको बोल दे कि यार ये अमरजीत सिंह नाम का जरा पता करो बंदा कौन है, ये कहाँ रहता है। जिस दिन वो पता चल जाएगा, टारगेट तो लगा ही हुआ इसकी पीठ पे, इन्होंने चिपका ही दिया सीबीसी न्यूज ने और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो ABC न्यूज हो ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की, उसने ट्रिगर खींच देना एक दिन। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कि यार उसको आप नहीं बचा सकते थे, लेकिन ये तो आपके यहाँ का अपना आदमी है, यहाँ इंडिया में रहने वाला आदमी है और आपकी अपनी गवर्नमेंट का इंसान रहा, आप गवर्नमेंट सर्विस से निकला हुआ इंसान है, मैंने कम से कम इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप कर लो। मैंने ट्वीट किया, 2 दिन बाद मैंने उनको मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पाजी मतलब किसी का फ़ोन आया सरकार से, किसी ने बात की आपसे? कहते नहीं मेरे को किसी का फ़ोन नहीं आया। उन्होंने थैंक किया कि थैंक यू तुमने ये लिखा कि मुझे मिलना चाहिए, बट मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। ये हमारी स्टेट का हाल है। एक तरफ वो स्टेट्स हैं, वो एजेंसीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने बंदे के लिए 2 देशों के बीच के संबंध खराब करने को तैयार हो जाती हैं, और एक आपकी अपनी स्टेट है जो नहीं खड़ी हो रही, फोन तक करना जरूरी नहीं समझती है। एक तो पहली बात ये हो गई। सुखी चहल, आपने एक फोटो देखी होगी सुखी चहल की, हाथ में वो एक प्लेकार्ड पकड़ के खड़े हैं शीशगंज गुरुद्वारे के, बंगला साहिब गुरुद्वारे के सामने। कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि माय गुरु वाज किल्ड बाय औरंगजेब, व्हाई इंडिया स्टिल हैज सिटीज एंड रोड्स नेम आफ्टर औरंगजेब। कि जिसने मेरे, औरंगजेब जैसा इंसान जिसने मेरे गुरु का कत्ल किया, उनकी गर्दन काटी, इस देश में उसके नाम की सड़कें और शहर क्यों हैं। पिक्चर की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी मैं सुना देता हूँ आज। जैसे मैंने बताया सुखी पाजी मेरे साथ ही रहते थे ज़्यादातर, तो मैं और वो बैठे हुए थे, शाम को हमारी ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस जो है कुछ चीज़ों के ऊपर नहीं है, खालिस्तान को लेकर के नहीं है, इस तरह की चीज़ों को लेकर के नहीं है, वो सारे सर्टल इश्यूज हैं जो लोग नहीं समझते। तो मैंने से आइडिया फ्लोट किया, मैंने कहा पाजी हम
गुरुद्वारे जा ही रहे थे तो मुझे दिमाग में कहीं से आया, तो मैंने कहा पाजी यहाँ पे कल एक फ़ोटो ले लेते हैं आपकी प्लेकार्ड के साथ। और ये जेन्युइन मुद्दा है कि सही बात है यार, जहाँ पे गुरुओं की गर्दन काटी गई हो, जिस इंसान ने काटी, उसके नाम पे सड़कें और शहर क्यों होने चाहिए? और मैंने कहा आप इस इशू को आप उठाइए। मैंने एक प्लेकार्ड मंगवाया और आप जो फ़ोटो देखेंगे ना, तो प्लेकार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैंने ही अपने हाथ से लिखा है। तो हमने वो लिखा, नेक्स्ट डे हम गए सुबह गुरुद्वारे, वहाँ पे पाजी वो प्लेकार्ड लेके खड़े हुए, मैंने वो फ़ोटो खींची भी मैंने ही है। मैंने वो फ़ोटो खींची और जब पाजी ने उसको ट्वीट किया तो वो वायरल हो गई। देन सुखी चहल केम टू नो कि यार सोशल मीडिया पे भी हमको, मतलब ट्विटर वगैरह पे हमको प्रोमिनेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा जो आ रहा है वेस्ट से वो ट्विटर के थ्रू आ रहा है, जो प्रोपेगेंडा आ रहा है वेस्ट से खालिस्तान को लेकर के, ये सारा का सारा हमको ट्विटर पे काउंटर करना पड़ेगा। तो हमने फिर साथ में एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम एक रेगुलर वीडियोस करें, हम इसके बारे में बात करें। हमने वो किया जिससे कि खालिस्तानियों को तकलीफ हुई और नतीजा हम सभी देख रहे हैं। तो बस इस इशू के ऊपर इतना ही बोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलता रहूँगा तो इतने सालों की दोस्ती है, इतना समय गुजारा है कि तो फिर पॉडकास्ट कई घंटों का हो जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है उनको, एक ऐसा लॉस है। सुखी चहल जैसे लोग आपको एनआरआई कम्युनिटी में, जेट सिख कम्युनिटी में आपको मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से एक इंसान आपको मिला था और उसको रिप्लेस करने में जब वक्त आएगा तब आपको समझ में आएगा कि उसको ऐसा दूसरा ढूंढना कितना मुश्किल है। तो यही रीज़न है कि जब तक लोग होते हैं हमारे बीच, हमें उनकी वैल्यू नहीं समझ में आती। जब वो चले जाते हैं तो जाते ही अनमोल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और टैरिफ वॉर के ऊपर। देखिए, टैरिफ इंडिया के ऊपर अब 25%, फिर 25%, 50% टैरिफ लग गया है। उसको लेकर के मैंने बात की मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे हमको मालूम चला ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से रेडी है। और ये तो पता है कि यार देखो, 25% या 50% अगर टैरिफ लगा हुआ है तो जिस भी सेगमेंट्स पे लगा है, जैसे उन्होंने जो जेनरिक मेडिसिन है उसके ऊपर नहीं लगाया है, क्योंकि वो अमेरिकन को ज़रूरत है और इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर है उसका अमेरिका को। अगर उसके ऊपर लगाएंगे तो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी अचानक से अमेरिका में, तो उसके ऊपर नहीं लगाया। लेकिन जिन जिन सेक्टर में लगाया है, अगर 50% टैरिफ लगा दिया है तो अब उस सेक्टर का तो बिजनेस अब अमेरिका के साथ नहीं होगा। यहाँ से जो भी एक्सपोर्टर थे उनका एक्सपोर्ट अब वहाँ नहीं जाएगा, बिकॉज किसी भी बिजनेस में, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, आप में से बहुत से लोग अमेरिका में रहते होंगे, व्यापार करते होंगे, आप में से बहुत सारे जो भारत में व्यापार करते होंगे, आपको पता है कि किसी भी सामान के ऊपर 20-25%, मैक्सिमम 30%, या किसी बहुत रेयर इंडस्ट्री होती है जिसमें 40% मार्जिन होता है किसी सामान के ऊपर, और अगर 50% टैरिफ ही लग गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, अब आपका बेसिकली क्या होगा कि इंडियन एक्सपोर्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ड्यूटी जो पे करनी है वो तो इंपोर्टर ने पे करनी है, जो इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्टर कहेगा कि यार अगर मैं ये 100 रुपए की चीज अगर मैं 150 में मंगाऊंगा इंडिया से, मैं पहले जब 100 की मंगा रहा था तो मैं इस पे 30 रुपए कमा रहा था, अब मैं इसको 150 की मंगाऊंगा तो मुझे जाहिर सी बात है कि अब मुझे इसको 130 में या 120 में मुझे इसको बेचना पड़ेगा। मार्केट में वो 100 रुपए का सामान ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज से आने वाले जो इंपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, या उसी सेगमेंट में जो लोकल मैन्युफैक्चरर अगर वो 100 रुपए में बेच रहा है, तो वो 100 रुपए का सामान छोड़ के लोग मेरा 120 130 में सेम सामान क्यों खरीदेंगे? जस्ट बिकॉज ये इंडियन प्रोडक्ट है। उसने इंपोर्ट करना बंद कर देना है कि भाई मैं इंपोर्ट करूंगा ही नहीं। बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो इसका जो ब्रंट झेलेगा, वो जो एक्सपोर्टर है यहाँ पे इंडिया में, वो झेलेगा। तो एक तरीके से वो जो ट्रेड थी वो बंद ही हो गई। इंडिया को क्या करना चाहिए, ये मैं अब अपना बताता हूँ। जो गवर्नमेंट सोच रही है वो मैं बाद में बताऊंगा। मेरा मानना ये था कि मैंने कहा कि भाई अगर आपका 25% या 50% आपको ऊपर टैरिफ लग गया है, तो आपको पता है कि यार अब ये सेगमेंट में तो हमारा बिजनेस, ट्रेड बंद हो गया, ट्रेड नहीं हो रहा, तो आप जो वहां से इंपोर्ट करते हो अमेरिका से, आप उनके ऊपर भी लगाओ 50%। वो कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई अगर तुम रेसिप्रोकेट करोगे, या रेसिप्रोकल अगर तुम टैक्स लगाओगे या इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे, टैरिफ लगाओगे, तो हम फिर इसको एस्केलेट करेंगे। तुम 50% तुम भी करोगे तो मैं 100% कर दूंगा। तो मैंने कहा कि फिर आप भी 100% कर दो। कहते वो 200% कर देगा। मैंने कहा आप भी 200% करो। मैंने कहा ट्रेड तो 50% पे भी नहीं हो रहा, ट्रेड 50% पे भी नहीं हो रहा, ट्रेड 500% पे भी नहीं होगा। बेसिकली चाइना ने जो किया, देखिए चाइना के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज है जो आपके पास नहीं है। चाइना के पास लेवरेज क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को गलत ही टारगेट कर रहे हैं कि यार चाइना के ऊपर नहीं लगा रहा है, तुम्हारे ऊपर क्यों लगा रहा है? भाई चाइना के ऊपर इसलिए नहीं लगा रहा है बिकॉज दुनिया का 95% जो मैंने आपको बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसका जो डिपॉजिट है वो चाइना के पास है। अब चाइना ने कहा कि ठीक है आप ट्रेड वॉर कर रहे हो, तो चाइना ने पहली बात तो वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाना शुरू किया कि भाई जितना आप लगाते हो उतना ही चाइना ने भी लगाना शुरू किया। वो एस्केलेशन लेटर चढ़ते गए।
लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है रेयर अर्थ मिनरल्स जो है हम एक्सपोर्ट पे 100% बैन लगा दिया उन्होंने। तो जितनी भी इनकी फोन कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स बनाने वाली कंपनीज और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवीज बनाने वाली कंपनीज हैं, वो सारी की सारी उन्होंने त्राहिमाम शुरू कर दिया अमेरिका के अंदर। तो ट्रम्प ढीला पड़ गया, तो वो अपनी औकात पे आया। तो मैंने कहा कि भाई आपको भी आप एक स्पाइन शो करनी पड़ेगी। अगर वो 25 पे हैं तो आपको 25 पे जाना चाहिए था, वो 50 पे है तो आपको 50 पे जाना। लेकिन इंडियन ब्यूरोक्रेसी में ये है कि भाई देखो, अभी हमारा अगस्त के लास्ट वीक में एक हमारा फाइनल मीटिंग होना है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। जो अमेरिकन डेलीगेशन आएगा उसके साथ हमारी एक मीटिंग फाइनल होनी है। हम वो मीटिंग कर लें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और वैसे भी हम रशियन ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे, ये बात कैटेगोरिकली जो है बोल दी गई है। रशियन ऑयल हम बंद नहीं करेंगे, हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपको, अब देखिए इंडिया का गेम क्या है, इंडिया का गेम ये है कि भाई आप हमारे पे टैरिफ लगा रहे हो, चलो कोई बात नहीं है, टैरिफ लग गया, उससे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मान लीजिए $20 बिलियन का नुकसान हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हम रशिया से जो चीप ऑयल ले रहे हैं तो हमको उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए हमको रशिया से ऑयल लेने पे $50 बिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम उसको नॉर्मली अगर रशिया से लेने के बजाय हम कहीं जाए महंगा तेल खरीदें, वो जो मार्जिन है, अगर हमको वो प्रॉफिट जो है, जो डिफरेंस है एक महंगे तेल में और रशियन ऑयल का, महंगा तेल मान लीजिए 50 रुपये लीटर हम मार्केट में खरीदते हैं, रशिया हमको वही ऑयल 25 रुपये में दे रहा है। तो 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से मान लीजिए हमको अगर $50 बिलियन हमारी सेविंग है और $20 बिलियन हमारे अगर एक्सपोर्टर का नुकसान है, हम उसको सब्सिडाइज भी कर सकते हैं। ये भी एक आइडिया है जो कि सरकार के अंदर है दिमाग में, कि अगर हम $50 बिलियन हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उससे, तो रशिया से सस्ता तेल लेके, और हमारे $20 बिलियन का हमारे एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है, तो हम उसको सब्सिडाइज कर दें अपने इस प्रॉफिट से, फिर भी 30 बिलियन के हम फायदे में ही रहेंगे। ये भी एक थियरी है जो चल रही है। और तीसरा जो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म है उनका, ये है कि अगर एस्केलेशन लैडर चढ़ना है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उनका कहना ये था कि हम आराम से, सब्र से और कैलिब्रेट करके ही डिसीजन लेंगे जो लेंगे। कहते हैं हम अगर लास्ट डेलीगेशन बचा है आना तो हम उनसे बात कर लेंगे, उनसे बात करके एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रोसेस के थ्रू अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये एस्केलेशन लेटर चढ़ना है टैरिफ वॉर का, हमें अमेरिका के साथ भिड़ना है, तो हम फिर उसके लिए भी भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने, ये जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने गवर्नमेंट में वो बताया। और डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरीके का वो बिहेवियर कर रहे थे, बहुत सारे लोग ने, एक चीज़ के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जी मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की जब इलेक्शन हुआ, तो जब वो री इलेक्शन में जा रहे थे, तो मोदी जी ने जाके बोला कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। देखिए आप जा करके उस स्टेटमेंट को, उस पूरे इवेंट को, हाउडी मोदी को दोबारा सुनिए। वो सिर्फ इतना क्लिप कि अब की बार ट्रंप सरकार को चलाया जा रहा है, वहां बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि मैंने जो नारा दिया था अपने इलेक्शन में कि अब की बार ट्रंप सरकार, कहते वो नारा यहाँ पे इनकी जो कैंपेन चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, इनकी जो कैंपेन टीम है, वो कैंपेन टीम अब वो नारा यूज कर रही है कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरी बात है। किया क्या? किया ये कि उसको काट लिया, अब की बार ट्रंप सरकार, उससे पहले जो उन्होंने बोला है उसको एडिट आउट कर दिया। ये चूंकि ये क्लिप कटवे जितने भी हैं, इनका काम ही ये है, इनका धंधा ही ये है। ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंग किया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा बैंक कर दिया, ऐसा भी नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप पूरी की पूरी जो पिछले 10-11 साल की जो उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देखें, वो बराक ओबामा के साथ भी आपको याद होगा तो ब्रोमांस करके एक वर्ड निकाला गया था बराक ओबामा और मोदी के लिए। इन दोनों स्पेसिफिक वर्ड था ब्रोमांस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह दुनिया में जहां जहां भी गए हैं, जिस भी हेड ऑफ स्टेट के साथ गए हैं, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा ब्रदरली और बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने और इन चीज़ों पे वो एम्फसाइज करते हैं। आप उससे एग्री कर लीजिए, आप उससे डिसएग्री कर लीजिए। कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है। होता ये है कि लोगों के अंदर एक फटीग क्रिएट होता है टाइम के साथ। स्टार्टिंग में यही चीज़ इंडिया में लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, जब ओबामा के साथ गले मिलते थे और ये झप्पियाँ पाते थे अलग अलग हेड ऑफ स्टेट को, मोहम्मद बिन सलमान के साथ गले लग जाना, शेख जायद के साथ गले चिपक जाना और उनके साथ हंसी मजाक करना और बिल्कुल वैसे घूमना कि जैसे कितने सालों की दोस्ती यारी है। तो ये लोगों को पहले बहुत अच्छा लगता था। जब इजराइल भी गए थे, आपको याद होगा, तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो बीच के ऊपर घूम रहे हैं और अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। इंडिया में टीआरपी जो है वो
जो है कि छतें फाड़ के निकल रही थी ऊपर, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अब लोगों को क्या है कि लोगों के अंदर एक फटीग आ गया है। कुछ लोगों को लगता है यार ये अब ओवर हो रहा है। ओवर नहीं हो रहा है, जो हो रहा था वही हो रहा है। आपको अब उस चीज की आदत पड़ चुकी है। अब आपको लगता है कि यार अब आपका मन भर गया है, तो आपको लग रहा है कि अब ये ज्यादा हो रहा है। ज्यादा नहीं है उतना ही, मात्रा उसकी उतनी ही है। वो उनका नेचर है कि भाई मैं अपनी डिप्लोमेसी उसी तरह से करता हूँ, उसी डिप्लोमेसी को यूज करके, इसी पर्सनल ट्यूनिंग कह लीजिए या पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, एक पर्सनल रिलेशन कह लीजिए, उसके बेसिस पे उन्होंने इस देश के लिए बहुत सारे फायदे की चीजें निकलवाई भी हैं, बहुत सारा काम भी किया है। एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है लोगों की कि जब आप इतना पर्सनल हो जाते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। स्पेशली जैसा मैंने आपके ऊपर, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, जब मैं बुखार से जब मैं निकला, मैंने उसमें क्या बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और मैं हमेशा से डे वन से ये कहता आ रहा हूँ। मैंने इंडिया टीवी पे कार्यक्रम में कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होके आ रहे थे, मैंने डिफेंस ऑफेंस में भी मैंने ये बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, और उसको जो बेटर डील ऑफर करेगा वो उसके साथ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है कि इमरान खान जेल में है या नहीं, इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है। उसको जो बेटर डील दे देगा वो उसके साइड में जाकर खड़ा हो जाएगा। उसको अगर आसिम मुनीर बेटर डील दे देगा तो वो आसिम मुनीर के साथ खड़ा हो जाएगा। आप देख लीजिए, पूरी इमरान खान लॉबी थी कि ट्रंप आते ही जो है इमरान खान को निकलवाएगा। क्या हुआ? आसिम मुनीर ने बेटर डील ऑफर करी, वो आसिम मुनीर को जो है अपनी गोद में लेके बैठा हुआ है। ही इज अ डील मेकर। एंड उसकी जो पहली किताब थी, हाउ टू द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील, ऐसा करके कुछ किताब थी उसकी। सो ये एक्सपेक्टेड था डोनाल्ड ट्रंप से, और वही चीज चल रही है। और ये इस मंथ के एंड में जो लास्ट डेलीगेशन है, अगर वहां पे कोई डील हो गई तो ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे कि इंडिया और अमेरिका, फिर इंडिया जो है वो फिर फ्रंट फुट पे जाएगा। ये मेरी खबर है, न्यूज़ है। इंडिया फ्रंट फुट पे जाएगा, और इंडिया फ्रंट फुट पे जाकर के फिर अमेरिका से उसी तरीके से डील करेगा जिस तरीके से चाइना ने डील किया था। आप फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, अंत में आकर के डोनाल्ड ट्रंप को ब्लिंक करना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी बात, अब आ जाते हैं कि जो हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा, और एयर कॉमोडोर AS बहल जिनके साथ हमने प्रोग्राम किया था, उन्होंने जो जो डिटेल दी थी, किस तरह कितने कितने उनके फाइटर जेट हमने गिराए हैं, कितने उनके हैंगर में खड़े हुए जेट्स हमने गिराए हैं, कितने उनके हमने AWACS जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमने वो तबाह किए हैं। तो वो और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दुनिया में कि 300 किलोमीटर दूर का जो कोई टारगेट किसी भी दुनिया में आज तक किसी भी दूसरी एयरफोर्स ने सरफेस टू एयर 300 किलोमीटर पे कोई भी टारगेट हिट नहीं किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। AS बहल ने, जो एयरफोर्स चीफ कह रहे थे, AP सिंह, उनकी वो सारी बातें वो खुद कह चुके थे हमारे इस पॉडकास्ट में जो अभी हमने 3-4 दिन पहले किया था। मैंने उनसे बात की है, कल वो फिर आएंगे। तो चूंकि उनकी सारी बातें, उनके सारे एनालिसिस, उनके सारे क्लेम सही साबित हुए हैं, तो ही डिजर्व्स टू कम एंड टेक द क्रेडिट ऑल्सो। उनका जो एनालिसिस था वो बिल्कुल, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सटीक थी। कल का वीडियो बहुत एक्सक्लूसिव होगा, बिकॉज जो अभी करंट में एयरफोर्स चीफ हैं AP सिंह, एयर कॉमोडोर AS बहल के साथ फ्लाई कर चुके हैं। दोनों फाइटर पायलट हैं, दोनों एक साथ भी एक जेट में फ्लाई कर चुके हैं, वो उनको जानते भी हैं। तो मैंने उनसे बात की है। सो टुमारो ही विल बी हियर। कल हम उनके साथ इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। आर्मी चीफ ने आज जो बात कही कि हमने हार्टलैंड में पाकिस्तान के पहली बार हमला किया है, जो कि सही बात है। बहावलपुर, पंजाब ही तो हार्टलैंड है ना पाकिस्तान का, पंजाब के अलावा कौन सा हार्टलैंड है। उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। और मैं आज ज़्यादा बात इस टॉपिक के ऊपर इसलिए नहीं करना चाहता, बिकॉज कल AS बहल आएंगे। बहुत सारी चीज़ जो हमको वो उस समय उनको पता थी कंफर्म, बट चूंकि ऑफिशियली किसी ने ओन नहीं किया था गवर्नमेंट में, तो वो हमको अनऑफिशियली बोल रहे थे कि ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने ओन कर लिया है, एयरफोर्स चीफ ने, आर्मी चीफ ने, इन्होंने ओन कर लिया है, तो कल वो खुल करके आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। और एयरफोर्स चीफ ने जो कुछ बातें नहीं बोली हैं वो भी आपको कल एक्सक्लूसिव डिटेल्स कल के वीडियो में मिलेंगी। ज़रूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।